मैं 1000 से ज़्यादा बच्चों को बाहर उनके टॉप कॉलेज अचीव करवा पाया हूँ। 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि हम शायद कॉलेज भी जाएंगे। I was absolutely very impressed. Got a bit of government सब फंडिंग फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वहाँ पे इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग फर्स्ट ईयर की बेयर हो पाई। स्कॉलरशिप के लिए आपको सिर्फ मार्क्स और सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करनी, आपके स्पोर्ट्स भी हेल्प करते हैं। अब कुछ ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे कि मैं स्कॉलरशिप कैसे क्रैक करूँ। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, छोटी सी लिस्ट है। सो आई वुड रिकमेंड कीप दिस 3 थिंग्स इन माइंड। हाय, आई एम राघव। मैंने अपनी बैचलर्स अमेरिका से करी है, मिनेसोटा। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ मैं, और वहाँ पे मैंने 50% स्कॉलरशिप के साथ पढ़ाई करी थी। उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए मैनचेस्टर गया, जो कि इंग्लैंड में है, और वहाँ पे भी मैंने 60% स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करी। आज मैं बच्चों की मदद करता हूँ, जैसे मैंने स्कॉलरशिप अचीव करी वैसे ही वो अपनी स्कॉलरशिप, अपने ड्रीम्स अचीव कर पाएँ। टिल टुडे मैंने 1000 से ज़्यादा बच्चों के साथ काम कर चुका हूँ। वो टॉप आईवी लीग स्कूल्स जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और सक्सेसफुली आगे एम्प्लॉयबल भी बन गए हैं। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप्स कैसे अचीव करते हैं, 2 पार्ट्स में। मैंने कैसे अचीव करी और स्कॉलरशिप अचीव करने के लिए क्या करना होता है। जो क्या करना होता वाला पार्ट है वो मैं आपको 2 कहानियों के थ्रू बताऊंगा, थोड़ा बेटर समझ आ पाएगा। मैंने कैसे अचीव करी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो मैंने स्कॉलरशिप्स अचीव करी हैं, 2 बार करी हैं, अपने बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। बैचलर्स के दौरान मैं एक स्कूल स्टूडेंट था। उस टाइम पे स्कॉलरशिप की पढ़ाई, स्कॉलरशिप के जो एफर्ट्स हैं वो मैंने तब शुरू किया था जब मैं क्लास 8 या 9 में था। वहाँ से मेरे जो करिकुलर्स थे, जैसे डिबेटिंग हो गया, ड्रामा हो गया, मेरे सोशल इनिशिएटिव्स हो गए, पीयर ट्यूटरिंग, एवरीथिंग एल्स दैट कम्स विद इट। मार्क्स आर इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचिएगा कि मार्क्स नहीं चाहिए होते, मार्क्स चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाइफ के एक स्फेयर में बहुत एक्सपर्ट हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल ही नीचे हैं, तो वो स्टोरी एडअप नहीं होती। तो यू हैव टू हैव वो बैलेंस वहाँ पे। तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर मैंने कंसिस्टेंटली काम किया है, कंसिस्टेंटली ग्रो किया है और एक ही जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ड्रामा बहुत पसंद था, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ इंग्लिश में ड्रामा करता था। अगर आपको लगता है हमारे स्कूल में तो सिर्फ इंग्लिश ड्रामा होता है, मैं नहीं कर सकता, आप हिंदी ड्रामा कीजिए। पॉइंट इज ड्रामेटिक्स अच्छे लगते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि आपने सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करके आपका इम्पैक्ट क्या था और आपने कितना कंसिस्टेंटली किया है। हो सकता है मैंने डिबेटिंग स्टार्ट करी, हो सकता है मैंने क्विजिंग स्टार्ट करी। मैंने डिबेटिंग और क्विजिंग दोनों करी, क्लास 8 में भी करी, 9 में भी करी, 10th में भी करी और 11th में भी करी। बट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। कॉलेजेस को ये क्यों जानना है कि आपने 4 साल किया? वो इसलिए जानना है क्योंकि आप कॉलेज की डिग्री भी तो 4 साल करेंगे। अगर आप यहाँ पे एक एक्टिविटी 4 साल नहीं कर पा रहे, पढ़ाई 4 साल कैसे करेंगे? ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आज आपको सपोज गिटार बजाने का मन है, आप गिटार बजाइए, 4 साल बजाइए, उसमें सर्टिफिकेशन अचीव कीजिए, एक प्रूफ लेके आइए कि देखिए एज अ नॉविस लर्नर, जो एक स्टार्टिंग में बच्चा होता है, उससे मैं काफ़ी बेटर हूँ। हो सकता है मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ, खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है। कब से खेल रहे हैं और आज कहाँ तक पहुँच गए हैं आप, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास 6 में मैं रिजर्व में बैठा हुआ था, आज क्लास 11 में हूँ, आज भी रिजर्व में ही बैठा हूँ। आपने ग्रो तो किया ही नहीं ना उस एक्टिविटी में, तो ये आपकी स्कॉलरशिप एक्टिविटी नहीं बनी। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप एक्टिविटी आपको आपके स्कूल के बाहर मिले, हो सकता है घर पे मिले, हो सकता है पापा के साथ मिले, मम्मा के साथ मिले। वो कैसे मिलेगी वो मैं आपको 2 कहानियों के थ्रू बताता हूँ। मेरे साथ आज जो बच्चे एसोसिएटेड हैं, मैं 1000 से ज़्यादा बच्चों को बाहर उनके टॉप कॉलेज अचीव करवा पाया हूँ, उनके ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करी है। अगर आप 10th या 11th में हैं और आपको लग रहा है कि अब बहुत लेट हो गया, ऐसा तो नहीं है कि मेरी स्कॉलरशिप की चांसेस चली गई, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि स्कॉलरशिप के लिए सोचना आपने क्लास 11 में शुरू किया है। आप पहले जो काम कर चुके हैं, वो ख़त्म तो नहीं हो गया अचानक से। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप अपने स्कूल के क्रिकेट कैप्टन हैं। आज आप क्रिकेट कैप्टन हैं। अब आपको क्लास 11 में ख्याल आया कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, क्रिकेट की बहुत वैल्यू भी होती है, फॉर एग्जांपल यूके में। अगर वैसा है, ऐसा तो है नहीं कि क्लास 9 और 10 में आपने क्रिकेट खेला नहीं। फ़र्क इतना था कि उस टाइम पे स्कॉलरशिप के बारे में नहीं सोचा था शायद। बट जो आपकी एक्टिविटी है वो तो रहेगी ना। आपकी पर्सनैलिटी, आपका टैलेंट गायब नहीं हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि क्लास 10-11 में आ गया हूँ, अभी तक सोचा नहीं और अब मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। तो डोंट बी डिसहार्टेंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी तक नहीं सोचा, लेट हो गया। आप लेट नहीं हुए हैं। अगर आप जल्दी सोचना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल एडवांटेज रहता है। बट अगर आप 10th या 11th में भी सोच रहे हैं, आप लेट नहीं हैं, बस थोड़ा सिंसियरली एफर्ट और डालना पड़ेगा, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं और करते आए हैं। अपनी ही एक्टिविटीज़ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो वो है। आज मेरे साथ 1000 से ज़्यादा बच्चे जो जुड़े हुए हैं, उनको मैंने उनका ड्रीम अचीव करने में हेल्प करी है। ना कि सिर्फ टॉप कॉलेज में पढ़ने के लिए, बल्कि उनकी स्कॉलरशिप्स अचीव करने के लिए भी।
और सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं, मैं उन स्टूडेंट के साथ जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, इनके साथ जुड़ के मैंने केंद्रीय विद्यालयों के साथ काम किया है। उन लोगों की हेल्प करी है, उनके पेरेंट्स की हेल्प करी है, उन टीचर्स को अपस्किल किया है, क्योंकि अक्सर ये टीचर्स ही हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। अगर इनके पास एक नॉलेज होगी अच्छे से, तो वो बच्चों को बेटर गाइड कर पाएंगे। तो मैंने सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ बच्चों को हेल्प करना है, पढ़ाना है, बल्कि वो कहाँ से सीख रहे हैं, वो रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग किया। ऐसा करते करते मेरे पास आज 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि हम शायद कॉलेज भी जाएंगे। ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इनको वो ड्रीम अचीव करवाने में जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, आई डोंट थिंक दैट इज क्वांटिफाइबल इन एनी वे। इसके पे आप प्राइस नहीं लगा सकते। कोई मुझे कुछ भी पैसे देगा, आई डोंट थिंक पैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे। वो स्माइल, वो खुशी, वो पेरेंट्स का थैंक यू, वो इंपॉर्टेंट है। वो स्कॉलरशिप कैसे मिली, अब मैं आपको 2 बच्चों की कहानियां बताता हूं कि ये कौन से 2 बच्चे थे, इनको स्कॉलरशिप कैसे अचीव की। पहला बच्चा बहुत ही कॉमन एनसीआर रीजन से हैं। इनके पापा गवर्नमेंट में एक छोटे से क्लर्क हैं, महीने की सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है, और बच्चा एक सिंपल से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। और इसके अलावा आप समझ ही सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एक्सपोजर जो हम बोलते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होता है। आपके पास कंप्यूटर लैब ढंग से नहीं होती है तो कंप्यूटर्स चलते नहीं हैं, इंटरनेट स्लो होता है, स्पोर्ट्स नहीं होते, डिबेटिंग तो बहुत दूर की बात है क्योंकि स्टेज ही नहीं होता, राइट। तो बहुत गैप्स होते हैं। तो यहाँ मैंने बच्चे की हेल्प कैसे करी, क्योंकि ये पेरेंट वो है शायद कॉलेज भेजने के लिए भी 2 बार सोच रहे थे। मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया, मैंने बच्चे को कन्विंस किया। इस बच्चे से मैं क्लास 10 में मिला था, एंड ट्रस्ट मी, शी वॉज एन एब्सोल्युटली सिंसियर किड। वो एक चाह होती है ना पढ़ने की, वो थी, जो कि वो स्कूल में नहीं मिल पा रही थी। हमने इनकी क्लासेस के साथ स्टार्ट किया, एंड फ्रैंकली मैंने अपनी साइड से उनको पढ़ाना स्टार्ट किया कि ठीक है, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश। मैं इंग्लिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया अभी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं बना है। तो जब आपको बाहर जाना होता है और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, आपको इंग्लिश का टेस्ट ज़रूर देना पड़ता है, और वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो जो बर्डन मैंने अपने शोल्डर्स पे ले लिया उस बच्चे के लिए कि आपकी इंग्लिश मैं ठीक करूँगा और मैं पढ़ाऊँगा, तो वो इंग्लिश वाला पार्ट तो सॉर्ट हो गया। उसके बाद क्या, वो सराउंडेड थे उन बच्चों से जो उन्हीं की तरह सेम रिसोर्सेज के डिप्राइव्ड थे, उनको नहीं मिल रहे थे वो। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है, लेट्स फिगर आउट कौन से रिसोर्सेज नहीं मिल रहे और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो जर्नी बेटर हो जाए। मुझसे वो इंग्लिश सीख रहे थे, बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने डिसाइड किया, जैसे ही कोविड पेंडेमिक आया और सब घर बैठे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए थे, जो इंग्लिश मेरे से सीखी थी वो इंग्लिश उन्होंने अपने ही आसपास अपने दोस्तों को सिखानी शुरू करी। जो जो एजुकेशन, जो लर्निंग उनको प्रिविलेज मिल रहा था, वो उन्होंने बांटनी शुरू करी। आइडियली ये था कि किसी ने कहा नहीं था इसके पैसे भी नहीं मिल रहे, बट वो जो एक डिज़ायर है ना कि हाँ कुछ करना है, वो था। उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे 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 1 घंटे 2 घंटे बने, हफ्ते के 10 घंटे बने, 5 बच्चों से शुरुआत हुई, 15 बच्चे बने, 25 बच्चे बने। यू विल बी सरप्राइज, क्योंकि ये एक यंग गर्ल थी। आप देखेंगे कि इन 20 बच्चों के ग्रुप में दे वर मेजॉरिटी गर्ल्स, और इनके चेहरे की खुशी जब वो इंग्लिश बोलना सीख रहे थे फ्रॉम अ फेलो क्लासमेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हो सकता है आप और मैं ना सिखा पाते जितना बेहतर ये छोटी सी बच्ची समझा रही थी। वो एक जर्नी कि देखिए ये होता है इनिशिएटिव लेना, किसी ने कहा नहीं बट मैं करना चाहती हूँ, तो मैं स्कॉलरशिप डिजर्व करती हूँ। अक्सर आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे ना, वो आपसे पूछेंगे हम आपको स्कॉलरशिप क्यों दें और किसी और को क्यों नहीं। अक्सर लोग ये कहानियां बोलेंगे, मैंने लाइफ में ये अचीव किया है, बट इसलिए स्कॉलरशिप नहीं मिलती। स्कॉलरशिप इसलिए मिलती है कि आपने अचीव तो कर लिया, इस अचीवमेंट के बाद क्या किया। आपने ये अचीवमेंट अपने पास रख ली और अपनी नॉलेज, अपनी प्रिविलेज बांटी नहीं, तब आप हमारी स्कॉलरशिप के साथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इस स्टूडेंट के साथ इन्होंने ये किया, हमने इनकी डिजिटल लिटरेसी पे काम किया, हमने इनको टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड बनाया, ताकि ये बाहर की पढ़ाई के लिए, जैसे मैं पढ़ के आया था, मुझे पता था कि बाहर के पढ़ने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो मैंने इनको एक अर्ली एज से तैयार कर दिया कि ठीक है, बाहर ये चैलेंजेस आते हैं, आप आज से ही तैयारी शुरू करो। कैसे पढ़ते हैं, कैसे अप्रोच करना है, कैसे शर्म नहीं करनी अपने प्रोफेसर्स, टीचर्स, एक्सटर्नल हेल्प लेने के लिए, और कैसे आइडेंटिफाई करना है कहाँ की हेल्प सही है और कहाँ की नहीं। उन्होंने ये साथ साथ जर्नी स्टार्ट करी। धीरे धीरे हम थोड़े और एलिमेंट्स लेके आए। इस छोटी सी बच्ची ने अपने स्कूल में गर्ल अप, एक एनजीओ है जो नॉर्मली गर्ल्स की हेल्प करते हैं, इन्होंने गर्ल अप ज्वाइन किया और गर्ल अप का अपने लोकल स्कूल का चैप्टर अपने स्कूल में स्टार्ट किया, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। और गर्ल अप तो चाहता है कि छोटे छोटे बच्चे आए, कोई आए इनिशिएटिव लेने वाला जो यंग गर्ल्स सबकी हेल्प कर सके। तो इन्होंने हेल्प करनी स्टार्ट करी और अपने स्कूल में गर्ल अप का चैप्टर क्लास 11 में शुरू किया।
उस एक गर्ल चैप्टर के थ्रू सिर्फ अपनी ही स्कूल की लड़कियों की हेल्प नहीं करी, बल्कि वो गर्ल्स जो स्कूल भेजी ही नहीं जा रही थी, उनके घर जा जाके उनके पेरेंट्स को समझाया कि देखिए, मैं एक वेल स्पोकन इंग्लिश बच्चा बन गया हूँ आज, आप भी अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं। जैसा कि आपने इंडिया में अक्सर सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने उस आंदोलन को लिटरली एग्जीक्यूट किया है। हम शायद ट्रक के पीछे पड़ते हैं लाइन और बहुत खुश हो जाते हैं, वो नहीं, इन्होंने एक्चुअली वो लाइफ जी है और उसको एग्जीक्यूट किया है। ये वो स्टोरी थी जो उनको स्कॉलरशिप क्रैक करने में हेल्प कर पाई। तो ये बहुत इंपैक्टफुल बना। जब हमने अप्लाई किया कनाडा में, यूएस में, हमें कनाडा में स्कॉलरशिप मिल गई 100%। 100% स्कॉलरशिप का मतलब है इनकी ट्यूशन भी पेड थी, इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी पेड थी, इनके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी पेड थे, इनका खाना पीना भी पेड था। इन्होंने वहां जाके क्या खरीदा है? एक लैपटॉप, एक मोबाइल, एक आईपैड मे बी। और वो भी ये नहीं कि ओ मेरे पास तो, अब आप कहेंगे 5 लाख इनको कहां से मिल गए लैपटॉप लेने के? गवर्नमेंट सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, एनजीओ सपोर्ट सब अवेलेबल होता है। पॉइंट ये है कि स्कॉलरशिप की जर्नी आपकी ऑथेंटिक, ओरिजिनल आपकी कहानी होनी चाहिए। यहां पे बहुत ही क्लियरली, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब गर्ल लव को ज्वाइन करके करना चाहिए, बट सब सेम स्टोरी करेंगे तो फायदा नहीं होगा। यहां पे जो ये स्ट्रगल फेस कर चुके थे, इन्होंने उस स्ट्रगल का एक सोल्यूशन निकाला था। आप भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास एक टैलेंट है, उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे में आपको एक दूसरी कहानी बताता हूं। ये दूसरा बच्चा ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, आपने धारावी का नाम सुना ही होगा। ये वो स्लम है जो दुनिया भर में मशहूर है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम के लिए। क्या यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं, या यहाँ के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या यहाँ के बच्चे सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज या एक हाफ डिग्री करके छोड़ दे? नहीं, इनको पूरा हक है और ये भी पढ़ने चाहिए। इनसे मेरी मुलाकात मुंबई के एक इवेंट से निकलने के बाद हुई थी। ये मेरे ड्राइवर के थ्रू मेरे से मिले थे, और इनसे कुछ देर बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो अपने बच्चे को 12वीं के बाद निकाल देंगे स्कूल से और काम पे लगा देंगे। वो बच्चा जो पढ़ना चाहता था, वो रेडी हो रहा था एक नौकरी करने के लिए। आप सोचिए एक 17 साल का बच्चा नौकरी कैसे करेगा और क्यों? तो मैंने बहुत ही क्लियरली सोच लिया था, मैंने उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करी, बच्चे से बात करी कि नहीं, आई थिंक हमें पढ़ना चाहिए, एंड आप मानेंगे नहीं, हमें बाहर के लिए एम करना चाहिए। तो लाइक ऑल पेरेंट्स उनको लगा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बाहर की पढ़ाई कैसे अफोर्ड करूँगा, मैं तो को सोच भी नहीं सकता मुंबई से बाहर जाने की। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इसको विलायत भेज दूँ, राइट? सो दैट रियली हिट मी, बट आई सेड लीव इट टू मी। आपका बेटा क्लास 9 में है, मुझे काम करने दीजिए। अगर रिजल्ट नहीं आता, इन दैट केस एटलीस्ट ये कॉलेज के लिए रेडी, और अगर काम भी करना पड़े वर्स्ट केस सिनेरियो, ये एक बेटर इक्विप्ड इंडिविजुअल तो बन ही जाएगा। तो हमने वहाँ पे स्कॉलरशिप की पढ़ाई शुरू करी। इनको था कि मैंने अमेरिका या कनाडा जाना है, और यूके और यूरोप में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे। ये अक्सर यूट्यूब पे बैठ के फ्रेंच के वीडियोस देखते रहते थे। आप सोचिए धारावी का एक बच्चा यूट्यूब पे फ्रेंच वीडियोस देख रहा है, क्यों? क्योंकि इनको था कि मेरे को इंग्लिश के अलावा, हिंदी के अलावा एक और लैंग्वेज सीखनी है। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, इंग्लिश पे भी वर्क किया, बट फ्रेंच इनकी इंग्लिश से बेहतर हो चुकी थी तब तक। फ्रेंच मुझे नहीं आती थी, बट जैसे मैं बैठा, मैंने सबसे पहले ये चीज़ करी कि बेटा सबसे पहले हम फ्रेंच का एक टेस्ट क्लियर करते हैं, ये देखते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। इन्होंने फ्रेंच का बिगनर्स टेस्ट क्लियर किया, लेवल 2 क्लियर किया, एंड इट ट्रस्ट मी, इट वाज अ वॉक इन द पार्क। बहुत ही ईजिली क्लियर कर लिया। अब मुझे समझ आ गया ये क्लास 9th का बच्चा फ्रेंच बहुत अच्छी जानता है और मुझसे बेटर जानता है। जैसे जैसे काम स्टार्ट किया, और इस दौरान 2 साल निकल चुके थे, एंड वंस अगेन कोविड का टाइम आ गया था। मैं कोविड का एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत नॉट टू लॉन्ग अगो गया है, और ये बच्चों की जर्नी उसी टाइम पे शुरुआत हुई थी। तो कोविड के टाइम में जब सब घर बैठे थे, इस बच्चे ने सोसाइटीज़ में जाना स्टार्ट किया। वो सोसाइटीज़ में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, वो वर्किंग क्लास रहता है जो शायद बाहर नौकरी करना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं। अक्सर होता है कि अगर इंडिया में बैठ के आप रिमोट जॉब भी कर रहे हैं, तो भी आपकी एमएनसी में फॉरेन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। इन्होंने फ्रेंच पढ़ाना शुरू किया। स्टार्टिंग में थोड़ा ईगो क्लैश हुआ कि हाँ, मैं क्लास 10th या 11th के बच्चे से मैं फ्रेंच क्यों सीखूं, बट क्योंकि ये पैसे बिल्कुल ले ही नहीं रहे थे, इनको पैसों के लिए नहीं, बांटने के लिए करना था, तो उन्होंने फ्रेंच पढ़ानी शुरू करी। एंड सेम लाइक दैट किड, वो उस छोटी बच्ची की तरह इनकी कहानी भी वहाँ पे ग्रो हुई। इन्होंने फ्रेंच पढ़ाना स्टार्ट किया। 2 लोगों के बैच से जो 24 से 25 साल के वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स थे, वो बढ़ के ये टोटल 1 क्लास से 2 क्लास में चेंज हुआ, और टोटल निकलते-निकलते कम से कम 30 टू 32 लोगों को ये फ्रेंच पढ़ा रहे थे। ठीक है, फ्रेंच पढ़ा रहे थे, अक्सर लोगों को लगा हम फ्री में नहीं पढ़ेंगे, कुछ तो हम ज़रूर देंगे। तो इन्होंने इनके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। ये मात्र 1000 रुपए लेते थे 1 महीने के, और वो भी क्योंकि इन्होंने ज़िद करी थी, जो लोग सीख रहे थे कि हम ज़रूर देंगे, हम फ्री में नहीं पढ़ेंगे। 1000 रुपए लेते-लेते 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया था, क्योंकि इतने लोग थे। इस 1 लाख का इस बच्चे ने क्या किया?
अपने लिए जाके बाइक नहीं ली, कंप्यूटर नहीं खरीदा, अपने घर के लिए फैंसी लाइट्स नहीं ली, इसने वो 1 लाख के हिसाब से वैक्सीन्स ली, जो धारावी में जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, उनको फ्री में वैक्सीन्स लगवाई। गवर्नमेंट तो लगा ही रही थी, बट अक्सर आपने देखा है लोगों में बहुत डर था, हम नहीं लगवाएँगे वैक्सीन, हम नहीं जाएँगे हॉस्पिटल। इसलिए ताकि लोग वहाँ ना जाएँ, ये वैक्सीन्स वहाँ तक लेके आए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे धारावी को वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके 1 लाख से उन लोगों तक वैक्सीन्स पहुँच पाई हैं, भले ही वो 100 लोगों को तो क्यों ना पहुँची हों। पॉइंट इज़ हिज विज़न, वो एक कहानी है, वो ये चाहते थे कि ठीक है, क्योंकि मैं इतना कर रहा हूँ, ये लोग क्यों पीछे रहें? इन्होंने वो किया, पैसे वहाँ खर्च हुए। वो 1 लाख का कुछ भी कर सकते थे, बट उन्होंने वैसा नहीं किया। ये एक और ओरिजिनल स्टोरी है। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? फ्रेंच पढ़ाई, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इनको साइंस का बहुत शौक था। आज ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं अमेरिका में, एट अ टॉप आईवी लीग, ही स्टडीइंग एट हार्वर्ड। ये हार्वर्ड जाने के लिए जर्नी आसान नहीं थी। पेरेंट्स को अभी भी शक था कि हम कैसे पढ़ा पाएँगे? 100% स्कॉलरशिप तो मिल गई है, बट इसके बाद क्या? फ्लाइट्स की टिकट, वो कैसे मिलेगी? एंड फ्रैंकली, लाइक एवरीथिंग एल्स, आंसर अक्सर बहुत ही सिंपल चीज़ों में होता है। आस्क। हम पूछते नहीं, हम पहले ही अपने माइंड में डिसीजन लेके चलते हैं, हमें नहीं मिलेगी, हम इस लायक नहीं हैं। अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगी। अगर आप पूछ लेंगे तो क्या होगा? मना ही तो कर देंगे। पर ऐसा ही हुआ। इन्होंने पूछा, और ट्रस्ट मी, इनके एक बार पूछने से 3 एनजीओ खड़े हो गए जो इनकी फ्लाइट टिकट्स बेयर करने को रेडी थे। हार्वर्ड जाके हार्वर्ड वाज़ एब्सोल्युटली वेरी इम्प्रेस्ड, गॉट अ बिट ऑफ गवर्नमेंट सब फंडिंग फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और वहाँ पे इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग फर्स्ट ईयर की बेयर हो पाई। उसके साथ साथ इन्होंने वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट किया। स्कॉलरशिप के साथ पढ़ाई तो आसान हो ही गई थी, पर मेहनत नहीं छोड़ी, क्योंकि स्कॉलरशिप मार्क्स पे डिपेंडेंट था। अक्सर हमें लगता है स्कॉलरशिप मिल गई और मेरा बैटल खत्म हो गया। आपका बैटल खत्म नहीं हुआ है। स्कॉलरशिप के लिए आपको वहाँ मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। आपकी स्कॉलरशिप तभी कंटिन्यू हो पाएगी। इन्होंने वो किया, मेहनत की, पार्ट टाइम वर्क किया। ट्रस्ट मी, दिन में 12 से 15 घंटे पढ़ाई भी करी, काम भी किया, ताकि कहीं भी किसी को प्रॉब्लम ना हो, और खुद भी बहुत सीखा। आज वो 100% स्कॉलरशिप पे हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, एंड आई होप ही विल ग्रेजुएट एंड स्टिल रिमेंबर मी। बट वो अक्सर मेरे को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, सर मुझे इसमें ना ए ग्रेड मिल गया, सर आज प्रोफेसर ने मेरी तारीफ़ कर दी। ये छोटी खुशियाँ आज भी खुशियाँ ही हैं, और ये मुझे बहुत खुश करती हैं। हर बच्चे की स्कॉलरशिप की स्टोरी अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप एक प्रिविलेज्ड हाउसहोल्ड से हैं, तो आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप आप अपनी नीड के लिए नहीं ले रहे हैं सिर्फ, स्कॉलरशिप आप इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि एक सेंस ऑफ प्राइड होता है, एक अचीवमेंट है, आपकी वैलिडेशन है कि मैं जो अब तक करता आया हूँ शायद सही कर रहा हूँ, और उसकी वैल्यू भी है। वो कुछ भी हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा इंडिया में, मेरे एक और स्टूडेंट की मैं छोटी सी कहानी है, उसमें ये था कि ये तो दिन भर बास्केटबॉल खेलता रहता है। अमेरिका बास्केटबॉल को अनलिमिटेड वैल्यू देता है, राइट? एंड ही इज एन अमेजिंग बास्केटबॉल प्लेयर, वेरी टॉल। जैसे ही अप्लाई किया, थ्रू बास्केटबॉल एडमिशन तो मिला ही मिला, एक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी मिली। अब आप कहेंगे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, ये भी होता है। स्कॉलरशिप के लिए आपको सिर्फ मार्क्स और सोशल एक्टिविटीज नहीं करनी, आपके स्पोर्ट्स भी हेल्प करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमें अपना गैप भी बिल्ड करना है, हमें थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ानी है, हमें फिगर आउट करना है कि स्कॉलरशिप के लिए मैं लायक हूं। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो वो बच्चे जो आज बैठ के और ये वीडियो के बाद सोच रहे हैं कि ओके, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, मैं डिजर्व नहीं करता हूं, मम्मा पापा नहीं मानेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, स्कॉलरशिप की तुम्हें क्यों ज़रूरत थी, राइट? वैसा नहीं करना। तो आई वुड हाईली रिकमेंड अपना थोड़ा अप्रोच बदलें और अपने आप पे भरोसा करना सीखें। और एक बार आप ये कर लेंगे और अपना फिगर आउट कर लेंगे कि मेरा व्हाट एंड व्हाई क्या है, आपकी स्कॉलरशिप की हाफ जर्नी वहाँ पे ऑलरेडी अचीव हो चुकी होगी। अब आपने इतनी कहानियाँ तो सुन ली, आपने मेरी कहानी सुन ली, आपने मेरे दोनों बच्चों की कहानियाँ सुन ली, आपने मेरा जो थर्ड स्टूडेंट था जिसकी छोटी सी कहानी बताई स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, वो भी सुन ली। अब कुछ ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे कि मैं स्कॉलरशिप कैसे क्रैक करूं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, छोटी सी लिस्ट है। सो आई वुड रिकमेंड कीप दीज 3 थिंग्स इन माइंड। 1, अपनी नॉलेज जरूर बिल्ड करें। स्कॉलरशिप कितनी तरह की है? क्या ये मेरिट स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, या फिर जो मैंने एक्टिविटीज करी हैं वो वाली है? सेकंड, आप जो करते आ रहे हैं, भले ही कोई भी एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, ड्रामेटिक्स हो, पब्लिक स्पीकिंग, पढ़ाई, हेल्पिंग अदर्स, एनीथिंग, इसको कंटिन्यू जरूर रखें। जैसा कि मैंने कहा, कंसिस्टेंसी इज की। थर्ड, अपना कॉन्फिडेंस ना लूज करें, और किसी से पूछने में तो बिल्कुल भी शर्म ना करें। आज आपको स्कॉलरशिप ढूंढते हुए आपके पास नहीं आएगी, आपको जाके ढूंढना पड़ेगा। एक क्विक एग्जांपल इसके लिए भी, आपको पता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इट्स एन आईवी लीग, टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, सब वहां पढ़ना चाहते हैं। क्या आप ये जानते हैं रतन टाटा, सर रतन टाटा कॉर्नेल में एक ट्रस्टी हैं, उनके नाम पे एक टाटा स्कॉलरशिप भी चलती है, बहुत ही कम बच्चों को मिलती है।
बट लास्ट ईयर जो अभी पिछला साल गया, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंडिया से थे जिनको रतन टाटा स्कॉलरशिप मिली है। अगर उनको मिल सकती है, उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए जो काम किए हैं कुछ अलग नहीं किया। जो कहानियां मैंने आपको बताई हैं, ये वही कहानियां हैं। यही कहानियां टाटा स्कॉलरशिप के जो अवार्डिंग जूरी है, उनको यही कहानियां सुननी है। सो आई वुड रिकमेंड, जैसा आज मैंने आपको एक टिप में टाटा स्कॉलरशिप के बारे में बताया, अपनी नॉलेज जरूर बिल्ड करें। कौन सी स्कॉलरशिप्स एग्जिस्ट करती हैं, यू विल बी सरप्राइज टू सी, इतनी लंबी लिस्ट है ये, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक के लिए भी एलिजिबल ना हो। सो लेट्स बिल्ड ऑन दीज 3 थिंग्स एंड यूल क्रैक इट। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्कॉलरशिप डिफरेंट टाइप्स की है। देयर इज एकेडमिक, मेरिट है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी है, आपका सोशल इनिशिएटिव, सोशल इम्पैक्ट वाली स्कॉलरशिप भी है। तो ये अलग अलग तरह की हैं, राइट। तो क्या होता है एकेडमिक स्कॉलरशिप, जैसा कि नाम में है, आपके मार्क्स पे डिपेंडेंट होती है। मतलब एक कट ऑफ होगा कि अच्छा 85 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम कंसिडर करेंगे, नहीं तो हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे आपको, राइट। तो वो तो आपकी एकेडमिक हो गई। पर क्या स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ मार्क्स चाहिए? नहीं, इसके लिए मेरे पास दूसरी स्कॉलरशिप्स भी हैं। मेरे पास मेरी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। नीड बेस्ड, पढ़ता तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। अगर आप मुझे एक मौका देंगे अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो मैं डेफिनेटली XYZ क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा विजन ये है, मेरा बैकग्राउंड ये है, और ये मेरे स्किल्स, ये मेरा टैलेंट है, राइट। बट आपकी फीस, जो रिसोर्सेज हैं, वो मैं अभी मीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है। थर्ड इज स्पोर्ट्स बेस्ड। आपने अक्सर सुना होगा, दिन भर खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है। इंडिया में मेंटालिटी यही है, कितना खेलेगा, घर आ, पढ़ाई कर, कल एग्जाम है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम के एक दिन पहले खेलना ही जाओ और ये सब करो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो आप खेलते आ रहे हैं इतने साल से, है ना, वो आपकी स्किल बिल्ड होती जा रही है, राइट। उस स्किल पे आप जरूर बैंक कर सकते हैं कि वो स्किल बाकी सब जो रोज नहीं खेलते उनसे बेहतर करते हैं आप। वो कोई भी स्पोर्ट हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, क्योंकि इंडिया लव्स क्रिकेट, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट आपने बचपन में खेला ही है। बट हो सकता है कोई एक ऐसा स्पोर्ट भी खेलते हैं जहां पे इंडिया अब अपना नाम बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एथलेटिक्स पसंद है। जब तक नीरज चोपड़ा एक गोल्ड मेडल नहीं लेके आए थे, तब तक शायद हमने जैवलिन के बारे में सोचा ही नहीं होगा। पर आज गोल्ड मेडल आ गया, तो ऑल ऑफ अ सडन ओलंपिक्स एंड एथलेटिक्स लाइमलाइट में आ गए। आज आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जैवलिन फेंकना सीख रहे हैं, राइट। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, खेलने से अगर आप अपना स्किल और अपना टैलेंट उस स्पोर्ट में एंजॉय कर पाते हैं, उसको ग्रो कर पाते हैं, दैट विल हेल्प यू क्रैक दैट स्कॉलरशिप। इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स नहीं लेके आने, मार्क्स लेके आने हैं, बट अब आपको 95% नहीं चाहिए। अगर आप 80 भी ला रहे हैं, बट आप अपने स्पोर्ट, अपनी स्किल, अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिल सकती है। 100% भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कितना अच्छा है, राइट। आपने कितनी मेहनत करी है, आप किस लेवल तक पहुंचे हैं। लास्ट इज आपका सोशल इनिशिएटिव। इसकी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। आपके पास प्रिविलेज थी, आपने इस प्रिविलेज का किया क्या? जैसे मैंने आपको बताया अपने बच्चे की कहानी, 1 लाख रुपए कमाए, उन्होंने खुद नहीं रखे, बल्कि वैक्सीन लगवाने के लिए उस स्लम में उन लोगों की मदद करी। ये विजन, इसको सोशल इनिशिएटिव कहते हैं। तो इसके थ्रू भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ये अवार्डिंग बॉडीज सारी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होती, ये थर्ड पार्टी बॉडीज भी होती हैं। हो सकता है ये इंडिया में हो सकता है अमेरिका में हो, यूके में हो, कनाडा में हो। आइडिया इज कि आप गूगल पे जाइए, एक रिसर्च, एक सिंपल गूगल सर्च कीजिए, स्कॉलरशिप्स इन द यूएस, एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी। इसको और रिफाइन करने के लिए स्कॉलरशिप्स फॉर इंडियंस इन द यूएस, एक और लिस्ट आ जाएगी। वहां पे आप फिगर आउट कीजिए आप कहाँ फिट होते हैं। आपके इंटरेस्ट, आपकी स्टोरी और टैलेंट्स कहीं ना कहीं जरूर फिट होंगे।